नमस्कार। हमने जो स्टेट पीजीटी कॉमर्स की पीवाईक्यू की एक सीरीज शुरू की हुई थी, 10 क्वेश्चंस हम हर एक वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, एक डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, कि मनी इज व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन किसने दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉकर। फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ पोर्टस्कोप। तो पोर्टस्कोप क्या है? ये मैनेजर और या जो बिजनेस का एग्जीक्यूटिव है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है अपना काम करते टाइम, तो उसके बारे में बता रहा है। तो इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, फुल फॉर्म देख लेते हैं। पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग और बी स्टैंड फॉर बस्टिंग। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बस्टिंग। तो ये जो कंसेप्ट है ये डेवलप किया था ल्यूथर गुलिक ने और उर्विक ने 1937 में। जो क्या करता है, ये कंसेप्ट बताता है कि जो मैनेजर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है अपने काम करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या है कि फ्यूचर के बारे में हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या रहने वाला है। जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज कैसे रहने वाली है, टैक्स रेट कैसे रहने वाली है। तो ये जो है ये प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है, प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये भी प्लानिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। इसमें टारगेट सेट किया जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसको कैसे अचीव किया जाना है, तो वो प्लानिंग प्रोसेस में आता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर जो पर्सन जिस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है उसको जो जो काम करने हैं वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंप दी जाती है, असाइन कर दी जाती है। तो ये आपका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में इंक्लूड होता है। और सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, तो देखिए प्लानिंग प्रोसेस का ये पार्ट है। इस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एक काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं पहले, उसके बाद में उन अल्टरनेटिव का वैल्यूएशन करते हैं और उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। तो ये प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 है ये प्लानिंग प्रोसेस के हैं, और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन वाज गेट इस्टेब्लिश, गेट कब इस्टेब्लिश किया गया? तो गेट जो इस्टेब्लिश किया गया वो इस्टेब्लिश किया गया 1947 में। 1947 में कुल मिला के 23 कंट्रीज ने इसको साइन किया 31 अक्टूबर 1947 को, जनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद में ये ऑफिशियली उसने वर्किंग जो शुरू की, वर्किंग इसने शुरू की 1 जनवरी 1948, और बाद में 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि गेट कब इस्टेब्लिश हुआ, तो इस्टेब्लिश तो हुआ 1947 में, और इसने जो वर्किंग स्टार्ट की वो 1 जनवरी 1948 से वर्किंग स्टार्ट की थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कह रहे बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट कौन से फैक्टर के अंदर इंक्लूड की जाती है। मैक्रो इन्वायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का रेट, इन्फ्लेशन रेट, इनकम लेवल या शेयर मार्केट इंडेक्स, ये सारी चीजें क्या की जाती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा।
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट जो दे रखा है इसने सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, जो समाज के ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, वैल्यूज हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है सोशल इन्वायरमेंट में। लीगल इन्वायरमेंट में जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है या कोर्ट ने जो टाइम टाइम पर डिसीजन दिए हैं बिजनेस को लेकर, तो वो सारा लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। टेक्निकल इन्वायरमेंट में क्या है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट होती है, जो रिसर्च एंड इनोवेशन होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, वो सारी चीजें जो है वो टेक्निकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड की जाती है। तो इसने हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट को किस के अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए फ्यूल के ने जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, तो कह रहा है उनमें से कौन सा प्रिंसिपल इन गिवन ऑप्शंस में से फ्यूल का दिया हुआ है। तो हार्मनी नोट डिस्कार्ड, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबसे पहले तो हम बात करें कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का प्रिंसिपल है, अब डब्ल्यू टेलर ने इसको दिया था। और ये कहता है कि मैनेजमेंट और जो वर्कर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसी भी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को दोनों क्या करें, कोऑपरेट करें। उसके बाद में कह रहा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यही बात ये कह रहा है कि ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि जब भी कोई डिसीजन ले मैनेजमेंट, तो उसके अंदर वर्कर को इंक्लूड करे, और वर्कर को भी चाहिए कि वो सिर्फ अपना हित ना सोचे, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, तो अननेसेसरी डिमांड मैनेजमेंट के सामने ना डाले। ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, डब्ल्यू टेलर का दिया हुआ है। ये कहता है कि हर पर्सन को जो काम के लिए अपॉइंट किया गया है उस काम में वो आगे ग्रोथ करे, तो उसके लिए उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, टाइम टाइम पर उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए। और जो यूनिटी ऑफ कमांड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने दिया था। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक सबऑर्डिनेट को जो इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर मिल रहे हैं वो एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेट है उसके माइंड में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उसको मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो जो सबऑर्डिनेट है उसके माइंड में क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि किसके ऑर्डर को वो प्रेफरेंस दे, किसको वो रिपोर्ट करे। तो इसलिए कह रहा है कि इस कंफ्लिक्ट से बचने के लिए क्या है कि एक सबऑर्डिनेट को का एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो उसको क्या करे, ऑर्डर करे, इंस्ट्रक्शन दे। तो क्वेश्चन था कि फ्यूल का प्रिंसिपल कौन सा इन चार में से, तो फ्यूल का जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, बाकी जो ये तीन प्रिंसिपल है ये एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है कि द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज। तो यहाँ क्या है, कह रहा है कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज्यादा मतलब कि सुटेबल रहेगा। तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब एक बिजनेस अलग अलग टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो कह रहा है कि उनका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, उनके डिवीजन ही अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिजनेस है जो क्लॉथ का भी प्रोडक्शन कर रहा है और एक दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गुड्स का भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो कह रहा है कि इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्लॉथ का डिवीजन अलग होना चाहिए और इलेक्ट्रिक गुड्स का प्रोडक्शन करने का डिवीजन अलग होना चाहिए, और इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर वहाँ है, काम करता है जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट मतलब गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहाँ क्या करो, काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होगा प्रोडक्शन करना, परचेज डिपार्टमेंट का काम होगा रॉ मटेरियल परचेज करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट वो फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को बेचने का, एडवर्टाइजमेंट वगैरह का काम करेगा, तो वो अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में मैनेजरियल स्ट्रक्चर, इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। और फॉर्मल स्ट्रक्चर, देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बड़े लेवल पर दो कैटेगरी में बांटा जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल।
फॉर्मल स्ट्रक्चर के ये पार्ट हैं। फॉर्मल क्या होता है, जो जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है, जिसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल, जो काम करते टाइम लोग आपस में पर्सनली अटैच हो मतलब उनके कॉमन इंटरेस्ट होने की वजह से वो पर्सनली जुड़ जाते हैं, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में जो इसका आंसर हो जाएगा वो डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, जब कंपनी क्या करती है, अलग अलग टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन करती है, तो वहाँ अलग अलग डिवीजन का स्ट्रक्चर अलग अलग तैयार कर दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शनल लीडर। ट्रांजेक्शनल लीडर जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है वो क्या है, ट्रांजेक्शनल लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो उसी टाइम काम के बीच में इंटरफेयर करती है जब काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल रहा होता है। अदरवाइज क्या है, वर्कर अपने आप काम करते रहते हैं। ये जो इंस्पिरेशनल मोटिवेशन या आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस या इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के पार्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसके बाद में इंटरनल एलिमेंट दैट में इंटरफेयर विद द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज। तो देखिए वो कौन सा इंटरनल एलिमेंट है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको उसमें इंटरफेयर करेगा। तो इसके अंदर देखिए क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है ये दोनों क्या है, इंटरनल एलिमेंट है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो बाहर से मिलते हैं बिजनेस को। अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगा, और थ्रेट है वो भी इन्वायरमेंट की वजह से मिलेगा। बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है या बिजनेस की वीकनेस क्या है, ये दोनों क्या है, इंटरनल एलिमेंट है। तो अब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हस्तक्षेप कौन सा करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीकनेस। मतलब कि ये रुकावट पैदा करने का काम करती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। स्ट्रेंथ तो क्या है, ये तो एक पॉजिटिव बात है, जो बिजनेस की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसको बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में पॉजिटिव वे में ले सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन वीकनेस जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मुश्किल पैदा करती है। तो ये जो थ्रेट पैदा करता है वो क्या है, वीकनेस है, इंटरनल एलिमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, डैश अकर इफ a given percentage increase in all input result in a smaller percentage increase in output। ये कह रहा है कि अगर हम इनपुट डाल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि हमने जो प्रोडक्शन के अंदर 5% इनपुट इंक्रीज किए, तो 5% इंक्रीज करने की वजह से जो हमें आउटपुट हमारा बढ़ा, वो आउटपुट 5 से कम परसेंटेज से बढ़ा। मान लीजिए कि 3% आउटपुट हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इनपुट जितने परसेंट से हमने इंक्रीज किए, आउटपुट जो है वो उससे कम परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि मान लीजिए हमने इनपुट जो है वो 5% से इंक्रीज किए, तो हमारा जो आउटपुट है वो 5 से ज्यादा, मान लीजिए कि 10%, 12% या 8% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है जितना परसेंट हमने इंक्रीज किया इनपुट में, इक्वल परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ हमारा आउटपुट, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ दिस कैन बी डेलीगेटेड, कि हम डेलीगेट क्या कर सकते हैं पावर को, मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने से नीचे सबऑर्डिनेट को क्या ट्रांसफर कर सकता है, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो किसी दूसरे बंदे पर जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कि अथॉरिटी ट्रांसफर की जा सकती है। अथॉरिटी जो है वो क्या है, किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु डिटरमाइन द केस रिजर्व रेशियो। केस रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है, मतलब कि CRR,
तो CRR डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक, मतलब कि हमारे देश में RBI। RBI CRR सेट करने का काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज फोकस्ड बाय। ये कह रहा है कि काम जो है उस काम को के स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए, उसको सिंपल रखा जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो ये जो एक प्रिंसिपल है, ये किसने दिया, ये बात किसने बोली? तो देखिए ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल दिए थे FW टेलर ने, तो उन्होंने ये कहा था कि काम जो है, पूरे काम किसी एक पर्सन को, मतलब काम को क्या करना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहिए, उसको उसके स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए और इसके साथ साथ उसको सिंपल रखने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि अननेसेसरी टाइम कंज्यूम ना हो, अननेसेसरी रिसोर्सेज उसके अंदर यूटिलाइज ना हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द सार्क सेक्रेटरीट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सार्क इज सिचुएटेड एट, कि सार्क जो एसोसिएशन है उसका जो मेन हेड है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सार्क है क्या। तो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अंदर कुल मिला के 8 मेंबर कंट्री है। सार्क के मेंबर कितने हैं? 8 हैं। और इसको 8 को याद रखने का जो है, इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, MBBS पेन, PAIN। तो इसके अंदर जो M स्टैंड फॉर मालदीव्स, B स्टैंड फॉर भूटान, B स्टैंड फॉर बांग्लादेश, S स्टैंड फॉर श्रीलंका, P स्टैंड फॉर पाकिस्तान, A स्टैंड फॉर अफगानिस्तान, I स्टैंड फॉर इंडिया और N स्टैंड फॉर नेपाल। तो ये 8 मेंबर कंट्री हैं सार्क के। ये इस्टेब्लिश हुआ था 16 जनवरी 1987 में। और इसका अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है वो स्पेशलाइज्ड बैंक का एक पार्ट है। स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, इनका मेन जो काम है वो काम क्या है कि एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना, जिससे कि हमारे कंट्री के जो क्या है एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज हो, उसके एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिले, एक्सपोर्ट बढ़े। ये इस्टेब्लिश किया गया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक 1982 में। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग सोर्स विच वन इज द इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स। तो हमें रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्सेज दे रखे हैं, तो कह रहा है इनमें से कौन सा सोर्स जो है वो इंटरनल है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि बिजनेस को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने मेन गेट पर उस रिक्वायरमेंट को डाल देते हैं, और जो लोग काम की तलाश में होते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, और कंपनी उनमें से क्या कर लेती है, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेती है। ये लगभग डेली वर्कर हैं, उनके लिए ये तरीका यूज किया जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब प्रेजेंट में हमारे जो एम्प्लॉइज है उन्होंने कुछ लोगों को रिकमेंड कर दिया, हम उन्हीं को अपॉइंट कर लेते हैं, तो वो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। एडवर्टीजमेंट, मतलब हमने एडवर्टीजमेंट निकाल दी, लोग क्या कर रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट देख के अप्लाई कर रहे हैं, फिर हम उनमें से जो सूटेबल कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो तीनों सोर्स हैं, ये तीनों सोर्स हैं एक्सटर्नल, बाहर से लोग आ रहे हैं डायरेक्ट। जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर क्या है? इंटरनल सोर्स है। इसके अंदर क्या किया जाता है, बाहर का कोई नया पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक हेड ऑफ एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में एक पर्सन को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो ये क्या है कि इंटरनल सोर्स है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेस इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फर्म अर्न फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। कह रहा है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? तो वो होता है मार्जिनल।
चेंज की जब हम बात करते हैं, एक एक्स्ट्रा या एक कम करने से जो टोटल में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बात कर रहा है तो वो मार्जिनल प्रॉफिट हो गया। अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट की एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से जो टोटल कॉस्ट में जो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिजायर टू सेटिस्फाई वंस इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्टी टू द कन्फ्लिक्ट। ये कह रहा है कि किसी दूसरे पार्टी को के बारे में सोचे बिना हम अगर मान लीजिए कि एक पर्सन के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी टर्म इसके लिए यूज की जाएगी? तो इसके लिए जो टर्म यूज की जाएगी वो होगी कॉम्पिटिंग। क्या टर्म यूज की जाएगी? कॉम्पिटिंग। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 149, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश आउटफ्लो इज नोन एज। कह रहा है कि हमारे बिजनेस में जब भी मतलब कोई हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया तो उसके अंदर जो कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ उसकी प्रेजेंट वैल्यू और उसके अंदर जो उस प्रोजेक्ट से फिर हमें जो बेनिफिट मिले, जो पैसा आया, कैश का इनफ्लो, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और अगर हम इनफ्लो में से आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट ये कह रहा है हु हैज प्रपोज्ड द नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी। तो नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी किसने दी थी? तो इसके लिए देखिए हम सबकी बात कर लेते हैं। इब्राहिम मास्लो, इब्राहिम मास्लो ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था नीड हायरार्की थ्योरी। उसके बाद में केल्टन एल्डिफर ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी थी ERG। ERG मतलब एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ये एल्डिफर की थ्योरी है। डेविड मैकलेन की जो थ्योरी है वो है नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी, नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी। और नेक्स्ट जो थ्योरी फ्रेडरिक हर्जबर्ग की जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या है? टू फैक्टर थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने में दो दो फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर होते हैं और एक मोटिवेटर होते हैं। हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं? वो फैक्टर जिनकी अब्सेंस में पर्सन क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो कोई ज्यादा उसमें मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन दूसरे जो फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो पर्सन को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग की थ्योरी थी, टू फैक्टर थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू फैक्टर थ्योरी, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर, टू फैक्टर थ्योरी। तो क्वेश्चन जो था वो था नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी। तो नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी दी थी डेविड मैकलेन ने। तो ये 2022 का जो स्टेट का पीजीटी कॉमर्स के जो 60 क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम 2023 का जो स्टेट का पेपर है वो डिस्कस करेंगे।